एनडीटीवी से ही जुड़ा एक व्यक्ति है रवीश कुमार। हाल ही में एक साक्षात्कार बहुत चर्चा में आया, जिसकी एक छोटी सी क्लिप बहुत घूम रही है। दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से। रवीश जी दुनिया के इतिहास को साक्षी मानकर कहते हैं कि सरकार के द्वारा इतना झूठ कभी नहीं बोला गया। रवीश जी, जिस सरकार की गोद में बैठकर आपका पूरा चैनल लैप डांस करता है, उसने इतिहास में झूठ नहीं बोला, उसने पूरे इतिहास को ही झूठा पढ़ाया है। तो उस इतिहास के हिसाब से वाकई सही बोलने वाले आपको झूठे ही लगेंगे। और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। वैसे क्लिप के आगे का संदर्भ अगर ना पता हो तो आपको लगेगा कि रवीश जी ममता बनर्जी के लिए एकदम सही बातें बोल रहे हैं और बंगाल पे उनका पूरा साक्षात्कार है, लेकिन नहीं। रवीश ने इतिहास की सारी हुकूमतों को नाप लिया और फिर बताया कि चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो, मरी झपे वाले कम्युनिस्ट हो, कश्मीर के जिहादी हो, 84 वाले कांग्रेसी हो, बंगाल की ममता हो, इन सब ने कोई क्रूरता नहीं की, क्योंकि असली क्रूरता तो मोदी कर रहा है, वो भी सरकार के तौर पर। फिर आप सोचेंगे कि मोदी ने कौन सा दंगा करवा दी। 2002 भी गुजरात के मुस्लिमों ने 59 कार सेवकों को ट्रेन के डिब्बे में जिंदा जलाकर किया था। तो मोदी की क्रूरता हमारे सामने क्यों नहीं आती? फिर आपको पता चलेगा कि रवीश एक बंद कमरे के अंदर रहते हैं और उसी में उन्होंने फर्श, छत, चारों दीवार, खिड़कियों के कपाट और किवाड़ों के पल्लों पर तरह तरह की पेंटिंग बनाई हुई है। उन रंगीन चित्रों में रक्त का लाल रंग और आग का पीला रंग बहुतायत है। जो आदमी दिन रात ऐसे कमरे को दुनिया मान के बैठा हो तो उसका इतिहास बोध न सिर्फ 7 सालों का होगा, बल्कि उसे तो यह लगेगा ही कि ये जो लाल पीली तस्वीरें हैं और उसके बीच जो नायक है वो सबसे ज्यादा क्रूर तो वही है। वैसे भी वामपंथियों के लिए क्रूरता डासना के पुजारी के पेट में भोंका हुआ चाकू नहीं, बगल में कहीं दूर राम राम चिल्लाएंगे का नारा है। रवीश के लिए असली हिंसा जिसमें खून बहा हो, चीथड़े उड़ गए हों, बच्चों को मार दिया गया हो, वो नहीं है। असली हिंसा तो गरीबी है जो सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए रवीश ममता के बंगाल में आए दिन टंगी हुई लाशों, बलात्कार के शिकार हो रही महिलाओं को हिंसा नहीं मानते। रवीश राजस्थान में हो रहे बलात्कारों की आसमान छूती दर को क्रूरता नहीं मानते। रवीश के लिए क्रूरता है मोदी द्वारा रैलियां करना, मोदी द्वारा चुनाव जीत जाना, मोदी द्वारा गरीबों के उत्थान हेतु योजनाएं बनाकर उन्हें नियत व्यक्ति तक पहुंचाना। उस मामले में मैं भी मानता हूं कि मोदी ने जिस क्रूरता से वामपंथियों का वोट बैंक लूटा है, गरीबों की गरीबी चुराई है, पीड़ितों की पीड़ा हरी है, मोदी तो बहुत ही ज्यादा क्रूर लुटेरा आदमी है। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया। आपने सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। रवीश कहते हैं कि मोदी ने सारा पैसा स्टेडियम बुक करके अपने लोगों को बुलाकर कम्युनल बनाने और अपनी इमेज बनाने में, गांव के लोगों को मूर्ख बनाने में खर्चा कर दिया। इस वाक्य में कई झूठ हैं। रवीश ने इतनी बार बोला है ये झूठ कि उसे वही सत्य लगने लगा है। पहली बात, मोदी स्टेडियम बुक नहीं करता, वो पैसा सरकार का नहीं, किसी एनजीओ का था। रैलियों में भी सरकार का पैसा नहीं लगता, पार्टी का लगता है। जहां तक अपने लोगों को बुलाने की बात है तो रवीश तुम किलसते रहो। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा कि इतना तामझाम करके बोले कि रवीश जी आपको 12 पास दे रहा हूं, आप अपने गैंग के साथ अवश्य आइएगा रैली में। सामान्य सी बात है कि स्टेडियम मैंने बुक किया है तो मैं अपने ही लोगों को बुलाऊंगा। वैसे रवीश जी, जिसका पूरा चैनल हिंदू मुस्लिम करने में समय निकाल रहा हो, उसके मुंह से दूसरे पर किसी को कम्युनल बनाने के आरोप अच्छे नहीं लगते। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में आपके मोहन नर्सिंग होम वाली कवरेज याद है मुझे। आपके चैनल द्वारा मस्जिद की छतों पर रखे पत्थरों की ड्रोन फुटेज से मस्जिद को क्रॉप करने की, हटाने की खबर भी याद है मुझे यह भी याद है कि आपने ताहिर हुसैन या फारूक फैजल को स्टूडियो में कैसे क्लीन चिट दी है। और हर दंगाई आपके लिए विद्यार्थी है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान मुस्लिम होना है। इसलिए कम्युनल का ज्ञान मत दीजिए रवीश जी। सत्य यह है कि तुमसे ज्यादा घुटा हुआ, कुंठित और सांप्रदायिक व्यक्ति इस धरती पर है ही नहीं। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं। फिर वही बात है कि जिसे ये कूप मंडूक दुनिया मानता है, वो इसका लाल पीले रंगों से रंगा हुआ कमरा है और सवाल इसी का है जिसकी प्रतिध्वनि से सुनाई देती है तो लगता है दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। ऐसा है कि कमरे का नाम दुनिया रख देने से वो दुनिया नहीं हो जाती रवीश। आखिर कौन सा सवाल उठाया जा रहा है? तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं रवीश। इतनी लॉबिंग के बाद भी फाइजर को भारत में प्रयोग की अनुमति ना मिलने से दर्द तो होगा ही। इसलिए राजस्थान में जब वैक्सीन फेंके जा रहे, दबाए जा रहे जमीन में, तब तुमने कुछ नहीं कहा। वैक्सीन की सप्लाई निरंतर रही और गैर भाजपा शासित राज्यों से झूठे प्रेस रिलीज आते रहे कि उनके यहाँ वैक्सीन नहीं है, तब भी तुम चुप रहे। तुम अब भी चुप हो जब 52 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है और हर दिन 40 से 45 लाख लोगों को लगाई जा रही। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी वेदना समझ में आती है
क्योंकि भारत की छवि बर्बाद करने का जो ओपन टेंडर तुमने जीता है उसमें तुम सफल नहीं हो पा रहे। तुम्हारे मालिक पर जब टैक्स चोरी के लिए छापा पड़ा था तो तुमने कहा था प्रेस फ्रीडम पर हमला है। सत्य यह है कि सैकड़ों करोड़ों की टैक्स चोरी और दसियों शेल कंपनियां बनाकर पैसों के हेरफेर के मामले में एनडीटीवी के प्रणय रॉय और उनकी पत्नी पे राधिका रॉय पे ये मामले चल रहे हैं। चूंकि आप चैनल चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बलात्कार कर लेंगे और पुलिस की पूछताछ हो तो आप कहेंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। तो रवीश जब कहता है कि हिंदी अखबारों में छपने नहीं दिया जा रहा है तो उसका तात्पर्य इससे था कि दैनिक भास्कर पर छापा जो पड़ा है वो भाजपा के खिलाफ रिपोर्टिंग के कारण पड़ा है। रवीश की समस्या यह है कि उसे लगता है कि कांग्रेस के समय का जो तंत्र था वैसे ही काम हो रहा है जब सीबीआई को निजी दुश्मनी निकालने के लिए प्रयोग में लाने की बातें होती थी। बाकी एजेंसियां विच हंटिंग किया करती थी। तो उसे लगता है कि जब वित्तीय अनियमितताओं के कारण भास्कर पर छापे पड़ते हैं तो वो यह कहकर निकल लेगा कि हिंदी अखबार को धमकाया जा रहा है। दैनिक भास्कर रियल एस्टेट समेत कई अन्य व्यापार भी करता है जहां टैक्स चोरी के मामले हैं। छापा उस कारण पड़ा था न कि खबरें छापने पर। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना है कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए। जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? फिर वही बात रवीश, कमरे को दुनिया कहना बंद करो भाई। राहुल गांधी की सिक्योरिटी वापस ले गई, वस्तुतः डाउनग्रेड हुई है तो दुख इनको हुआ है। तड़पाकर और टांगकर तो ममता के बंगाल में मारा जा रहा है, उस पर तो आज तक तुमने खबर दिखाना तो छोड़ो, राज्य और उसकी मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया है। ये होती है विचारधारा को लेकर कमिटमेंट कि बोलना ही नहीं। किताब इन्होंने लिखा है कि बोलना ही है। और किस मेज पर भारत का सर उठा हुआ नहीं है रवीश। भारत हर मंच पर दमखम से बोल रहा है। तुम्हारी दुनिया नाम के कमरे के टीवी की जो तस्वीरें ब्लर होकर आ रही है ना, अंटीना जाकर हिलाओ छत पे, वास्तविकता जो है ना स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद वाली लाइन सुनकर हंसी आ गई जब रवीश ने कहा कि भारत की मीडिया के बारे में कुछ अच्छी बातें अगर हैं भी तो उन्हीं लोगों का नाम लेना पड़ेगा। ऐसी बातें सुनकर आजकल के बच्चे पूछ देते हैं कि सर आपका डीलर कौन है, बात करवाइए, हमें भी इसी गुणवत्ता का माल चाहिए जो आप फूकते हैं। मतलब अपने कमरे में बंद बैठा डरपोक ट्रोल इस भ्रम में जी रहा है कि बाहर जब मीडिया की बात होगी तो उसी का नाम लिया जाएगा। नहीं ठीक है, मानने में क्या जाता है, सामने स्कूप पुक वाले हों जो आज तक 10 थिंग्स दैट आर सेक्सी अबाउट नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स जैसे भद्दे नस्ल भेदी लेखों से आगे ना बढ़ पाए तो आपस में ही मैं बेस्ट हूं ना ब्रो ये कह के हाई फाइव कर लेते हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं और सैंडी सुबह में चाय पीते हुए कहे कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी चाय बनाने वाला कोई है तो सैंडी है। जबकि सत्य यह है कि विवाहोपरांत यह आदमी चाय बनाना भूल चुका है। रवीश आगे कहता है कि एक पत्रकार के मरने पर मोदी ने शोक नहीं व्यक्त किया तो इसका मतलब है कि आप में दम नहीं है, उदारता नहीं है। आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया इसका मतलब है कि आप में दम नहीं हो, वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं। भाषण तो कोई भी लिख देगा। बिहार वालों से पूछेगा कि शरीर में दम कहाँ पाया जाता है तो वो बताएंगे। हमने प्रॉपर मुहावरा बनाया हुआ है कि फला जगह में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो रवीश जी दम नापने कहाँ गए थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाल ही में सुदर्शन के पत्रकार मनीष कुमार सिंह का शव नदी से मिला और आरोपित मोहम्मद अरशद आलम गिरफ्तार हुआ है। तो रवीश जी आपने कौन सा 1.5 बीघा तो छोड़िए, 2.25 लाइन का पोस्ट तक नहीं किया। शवों की तस्वीरें बेचकर पेट पालने वाले दानिश सिद्दीकी को आप पत्रकार कहते होंगे, जबकि वो मानव कहलाने योग्य भी नहीं था। उसकी भी हत्या जिन तालिबानियों ने की उसका भी नाम लेने में आपकी ऐसी फटी कि आपकी दुनिया पीली पीली हो गई और आप दम की बातें करते हैं। अर्नब की गिरफ्तारी हो या फिर दिवंगत रोहित सारदाना जी की मृत्यु, तुम्हारी उदारता सबने देखी है रवीश, इसलिए नैतिकता की नौटंकी थोड़ा कम किया करो। लानत भेजकर देह छुड़ाने वाले अधम लोग दूसरों की उदारता नापने के लिए फीते लेकर ना घूमे तो अच्छा रहेगा। रवीश का बस यही बचा है कि किसी तरह एनडीटीवी इनकोड हो रहा है और ये एनडीटीवी को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इकोसिस्टम में टहल टहल कर रवीश वही बातें इतनी बार बोल चुका है कि इसके कमरे की ईंट को अगर
बाहर निकालकर किसी माइक के सामने रख दिया जाए तो ईंट की कंपन से पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, और आपको वीडियो ना दिखाया जाए तो आप बता नहीं पाएंगे कि रवीश है कि उसके कमरे की ईंट। रवीश का राजनीतिक शब्द विन्यास कुछ ऐसा ही है जैसे फेसबुक पर प्रेम के ऊपर बात करते हुए कुछ लोगों का। जैसे ये लोग बादल, भाप, प्रेम, पलकें, आंसू, चुभन, स्पर्श, बारिश, झोंका, स्त्री पुरुष, देह मिलन, बिछड़न, ऐसे कुछ शब्दों से 3 करोड़ लेख लिख चुके हैं। वैसे रवीश की शब्दावली में मोदी सरकार, आपातकाल, क्रूरता, सांप्रदायिकता, कम्युनल, हिंदी अखबार, प्रेस फ्रीडम, मार दिया गया, भीड़, रैली, उदारता, ऐसे ही 50 शब्दों के अलावा कुछ खास है नहीं। लेकिन रवीश की उपयोगिता है। ऐसे लोग समाज में चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि वामपंथियों के लिए सबसे बड़ा नाम किस स्तर का लिजलिजा और मिथ्याभाषी है। ऐसे लोग रहते हैं तभी पता चलता है कि आप बिजली के जलते बल्ब में भी उसके पीलेपन के कारण यह कह सकते हैं कि मोदी गरीबों के घर में उजाला करवा के उनसे गरीबों वाली फीलिंग छीन रहा है, और लाइट का रंग हरा नहीं है, इसका मतलब है वो मुसलमानों से घृणा करता है। रवीश के रहने से आपको लगेगा कि चपटी धरती वाले लोग भी अपनी जगह पे उचित हैं। वो तो बेचारे मदरसे में पढ़ते हैं, सिलेबस 1400 सालों से बदला ही नहीं बेचारों का। लेकिन रवीश तो ठीक ठाक जगह पे पढ़ के आए, दुनिया देखिए, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करता है? तो ऐसे में तो लगेगा चांद को 2 हिस्सों में तोड़कर जोड़ देने बात में ठीक ही लगती है उसके बाद।